Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurabh Gautam, and from today's video we are going to start our next chapter, that is chemical kinetics. So first of all, what is chemical kinetics? क्या help करती है ये हमें? Chemical kinetics helps us to understand how chemical reaction occur. ये हमें ये बताती है कि रिएक्शन जब हो रहा है तो उस रिएक्शन के दौरान व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिएक्शन. ओके, जैसे लेट अस से अब हम थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. जैसे फॉर एनी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए केमिस्ट क्या करते हैं, दे वांट टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी का मतलब कि रिएक्शन अक्कर होगा कि नहीं होगा. ओके, एंड दैट फिजिबिलिटी इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्लियर. जैसे हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में इफ़ डेल्टा जी विल बी लेस देन ज़ीरो, देन दैट, जब डेल्टा जी नेगेटिव आता है, दैट इज़ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज. ओके, तब वो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है. ओके, तब वो रिएक्शन फिजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता. ओके, क्लियर. तो फिजिबिलिटी पता लगाने के लिए वी टेक हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, फॉर सेकेंड, एक्सटेंड टू विच अ रिएक्शन विल अकर कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम. किस एक्सटेंड तक रिएक्शन होगा, जैसे हम बोलते हैं कि मान लो बिफोर कमिंग टू इक्विलिब्रियम. ओके, आपने अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाला है और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन डाला है, तो बिफोर कमिंग टू दिस इक्विलिब्रियम तो हम बोलते हैं 0.2 मोल ऑफ N2 रह जाता है और 0.6 मोल ऑफ H2 रह जाता है. तो इट मीन्स क्या बताता है ये एक्सटेंट, कि किस एक्सटेंट पे रिएक्शन होगा. उसके रिएक्शन के बाद, उस एक्सटेंट के बाद वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. वो हमें कहाँ से पता लगता है? केमिकल इक्विलिब्रियम से. इक्विलिब्रियम हेल्प अस टू फाइंड द एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन विल अकर. ओके, बट स्पीड क्या होगी रिएक्शन की? व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ रिएक्शन? कितना टाइम लगेगा उस रिएक्शन को अकर होने में? दैट इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ केमिकल कैनेटिक्स. ठीक है, उस रिएक्शन को उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, या मान लो उस पर्टिकुलर कंप्लीशन पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको कौन स्टडी करता है? केमिकल कैनेटिक्स. और उस रिएक्शन के दौरान क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और वो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है. ठीक है, ये सारा कौन कौन या ये सब कुछ कौन स्टडी करता है? केमिकल काइनेटिक्स. ओके, सो दिस इज़ वाई द केमिकल काइनेटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट. अब थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल काइनेसी, अभी हम आपने बोला ना वर्ड केमिकल काइनेटिक्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है, केमिकल काइनेटिक्स. काइनेटिक्स जो है वो किस वर्ड से ड्राइव हुआ है? काइनेसिस. काइनेसिस, काइनेसिस मीन्स मूवमेंट. ओके, रिएक्शन की मूवमेंट को स्टडी करना, केमिकल मूवमेंट. ओके, थर्मोडायनेमिक्स टेल्स ओनली अबाउट द फिजिबिलिटी. जैसे थर्मोडायनेमिक क्या करती है? सिर्फ फिजिबिलिटी के बारे में बता के छोड़ देती है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. वेयर एज जो केमिकल काइनेटिक्स है टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा. फॉर एग्जाम्पल, थर्मोडायनेमिक्स तो ये भी कहती है दैट डायमंड शैल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट. ओके, क्योंकि डायमंड भी कार्बन की फॉर्म है और जो ग्रेफाइट बनाना है वो भी कार्बन की फॉर्म है. क्लियर. और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव आता है, तो इट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग तो डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए. बट इन रियलिटी द कन्वर्जन रेट इज सो स्लो, ये कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा स्लो है, दैट द चेंज इज नॉट परसेप्टिबल एट ऑल, कि आप उसको देख ही नहीं पाते हो, ऑब्जर्व ही नहीं होता वो, मतलब हमें लगता ही नहीं है कि चेंज हो रहा है. सो देयर फॉर मोस्ट पीपल थिंक डायमंड इज़ फॉर एवर. इसलिए लोग क्या सोचते हैं कि डायमंड फॉर एवर है, हालांकि हर डायमंड ने ग्रेफाइट बन जाना है. क्लियर. कैसे बन जाना है? क्योंकि डायमंड टू जो ग्रेफाइट रिएक्शन है, ओके, ये रिएक्शन बहुत स्पॉन्टेनियस है, इसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव है, बट इट्स रेट इज़ वेरी वेरी स्लो. सो दैट्स वाई वो हमें चीज़ ऑब्जर्व नहीं होती. हो सकता है उसको, एक डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने में हज़ारों साल लग जाएं. क्लियर. और हज़ारों साल में तो हमारे हमारे जैसे 10-15 पीढ़ी निपट जाएंगी. ओके, क्लियर. और काइनेटिक्स हमें सिर्फ स्पीड की पता लगाने में हेल्प नहीं करता, इट ऑल्सो डिस्क्राइब द कंडीशन बाय विच द रिएक्शन रेट्स कैन बी ऑल्टर्ड. ये भी बताता है कि किस कंडीशन पे रखने पे रिएक्शन का रेट बदल भी सकता है. मतलब आपने अगर रिएक्शन फास्ट करना है तो ये भी बता सकता है कि क्या क्या चेंजेस लाओ कि उससे रिएक्शन फास्ट हो जाए. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें दी फैक्टर्स
सच एज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ये सारे फैक्टर जो हैं दीज अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एज वी नो दैट। ओके, क्लियर। तो इट मीन्स केमिकल काइनेटिक्स का मेन काम क्या है? टू स्टडी द रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड टू टेल what are the factors which are going to affect those rates। ओके, फॉर एग्जांपल आपको पता है कंसंट्रेशन इफेक्ट कर सकती है, टेम्परेचर रिएक्शन रेट को इफेक्ट कर सकता है, प्रेशर रिएक्शन रेट को इफेक्ट कर सकता है, कैटलिस्ट भी कहीं ना कहीं रिएक्शन रेट को इफेक्ट करता है। ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक नाउ स्टार्ट्स। ये तो इंट्रोडक्शन होगी कि केमिकल काइनेटिक्स का काम क्या है। मेन रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करना, मैकेनिज्म को बताना कि कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद ये बताना कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से वो रिएक्शन जो है उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आती है बात अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कि व्हाट इज़ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा देयर विल बी टू टाइप ऑफ रेट्स, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर हमने देखना है कि 2 सेकंड से लेके 50 सेकंड तक जो रिएक्शन चली है उसका ओवरऑल एवरेज रेट क्या आ रहा है, एक टाइम ड्यूरेशन के लिए जो रेट क्या आ रहा है उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बट अगर आपने देखना है कि 25th सेकंड पे क्या रिएक्शन रेट था, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं जो हम किसी रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम जानेंगे। ओके, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की। देखो, कुछ रिएक्शंस जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, वो मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाती हैं। ओके, जैसे मिक्स किया वैसे ही रिएक्शन हो जाएगी। जैसे जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हो, रिएक्शन है ना AgNO3 प्लस NaCl, देर इज फॉर्मेशन ऑफ AgCl प्लस NaNO3। क्लियर, तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन हो जाती है। ओके, और कुछ रिएक्शन होते हैं जो कि बहुत ही स्लो होती हैं और वेरी वेरी स्लो। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, इतनी स्लो कि ये इजीली ऑब्जर्व भी नहीं होती। ओके, और कुछ एक रिएक्शन होते हैं जो मॉडरेट स्पीड से होती हैं। फॉर एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ये रिएक्शंस हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। दीज रिएक्शन प्रोसीड विद अ मॉडरेट स्पीड। ओके, क्लियर। तो इसलिए रेट को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं इन दी केमिकल काइनेटिक्स, मेजरली हम जो है वो मॉडरेट रेट वाली रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। उनका रेट्स को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं उनको स्टडी करते हैं। ओके, क्लियर। नाउ द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द डेफिनेशन। ओके, क्लियर। द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन ही बोलते हैं ना उसको, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, can be defined as the change in concentration of a reactant or product in unit time। ठीक है, एक सेकंड में या एक आवर में या एक मिनट में, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा टाइम का यूनिट चूज कर रहे हो, कितना कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, और यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन। लेट अस से there is a hypothetical reaction that there is a reactant R which is getting converted to product P। Okay, clear, and the initial concentration of R is R1, okay, and final concentration at a time T1, R1 concentration थी at time T1, and after some time, फॉर एग्जांपल मान लो टाइम जो शुरू में आपने नोट किया तब आपकी जो स्टॉप वॉच थी वो 2 सेकंड पे थी। ठीक, आफ्टर सम टाइम आपने कंसंट्रेशन नोट की, उस टाइम आपकी स्टॉप वॉच जो थी वो 30 सेकंड पे थी, तो कितने सेकंड पास हो गए हैं, 28 सेकंड। ओके, क्लियर, और कंसंट्रेशन चेंज होके बन गई है R2, क्योंकि रिएक्टेंट है तो विद टाइम ये रिएक्ट होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा तो R की कंसंट्रेशन कम हुई होगी। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बड़ी होगी। लेट अस से कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन P1 थी 2 सेकंड पे, और एट 30th सेकंड इसकी कंसंट्रेशन हो गई है P2, बढ़ गई है। क्लियर, तो what is the rate of, first of all what is the change of concentration of reactant, that is represented by delta R, that is equal to R2 minus R1, and what is rate of change of concentration, sorry not rate, what is change of concentration of product, delta P is equal to P2 final concentration of product minus P1 initial concentration of product, and what is the time change, delta T,
T2 टू T1, फॉर एग्जाम्पल 28 सेकेंड आए थे ना, 30 सेकेंड, 30 माइनस 2, 28 सेकेंड. ओके, क्लियर. सो what will be the average rate of reaction? Okay, first of all we will find the rate of disappearance of R. rate of disappearance of R का मतलब क्या होता है कि R कितनी जल्दी डिसअपेयर हो रहा है, क्योंकि R इज द रिएक्टेंट. तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R, कि R की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हुई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. जैसे टाइम टेकन 28 सेकेंड और कितनी डिक्रीज हुई है वो डेल्टा R है, R2 माइनस R1. ओके, क्लियर. और जो है R2 जो है, जब आपके पास मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर ली है आपने R की, तो जब R रिएक्ट होगा तो उसकी फाइनल कंसंट्रेशन मान लो 0.5 मोलर रह जाएगी, 0.4 मोलर रह जाएगी, कम होगी ना. तो इसलिए जो R2 होगा दैट विल बी लेस इन वैल्यू देन R1. ठीक है, तो इसलिए डेल्टा R की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आएगी. ओके, बट रेट कभी भी नेगेटिव नहीं ना आ सकता. क्लियर. तो रेट को, इस नेगेटिव को, डेल्टा R का नेगेटिव जो है उसको ओवरकम करने के लिए आप यहाँ से यहाँ नेगेटिव पे मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ पे क्या बन गया, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ R क्या आ गया, नेगेटिव डेल्टा R बाय डेल्टा T. डेल्टा R इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ R, डेल्टा T इज द rate of change or time taken, okay, to get delta R change. Okay, clear. Similarly, what is the rate of appearance of P? appearance of P का मतलब है कि P कितनी जल्दी बन रहा है, क्योंकि P is the product. तो वो कैसे निकलेगा, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ P डिवाइड बाय टाइम टेकन. ठीक है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P डेल्टा P से रिप्रेजेंट किया था, जिसकी वैल्यू क्या थी, P2 माइनस P1, और डिक्री और टाइम टेकन कितना, डेल्टा T, दैट इज T2 माइनस T1. ओके, क्लियर. तो ऐसे ही आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R निकाल लोगे. और इन्हीं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R से ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा कि रिएक्शन का क्या रेट है. ओके, रिएक्शन रेट. ठीक, जैसे जितनी स्पीड से R डिसअपीयर हो रहा है, ठीक, हालांकि आगे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी करेंगे हम, कितनी स्पीड से R डिसअपीयर हो रहा है, इसी स्पीड से डिसअपीयर हो रहा है. क्लियर, ये लिखा हुआ है ना, स्पीड ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R. तो वही तो रेट ऑफ रिएक्शन है, जितनी स्पीड से R डिसअपीयर हो रहा है. क्लियर. या उल्टा बोल लो, जितनी स्पीड से P बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे वन रिएक्टेंट इज गिविंग वन प्रोडक्ट, कोफिशिएंट वन मैंने दोनों साइड, जितनी स्पीड से R डिसअपीयर होगा उतनी ही स्पीड से P बन जाएगा. ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R जो आया, ये क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन ही है. ओके, और सिमिलरली यहाँ पे जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ P है, ठीक है, ये क्या है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन ही है. ओके, क्लियर. ठीक है, तो ये हो गया कि आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हो. एक टाइम बाउंड ले लेते हो कि टाइम T1 से T2 तक देखना है हमने, कि जब टाइम T1 से T2 हुआ उस टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, ओके, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है. ओके, वहाँ से आप निकाल लेते हो एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R, सॉरी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R. ओके, क्लियर. और वहाँ से निकल आता है रेट ऑफ रिएक्शन, और वो भी एवरेज ही निकलता है. बट अगर आपने मान लो इंस्टेंटेनियस निकालना हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, देन व्हाट विल वी डू. ओके, क्लियर. चलो उससे पहले हम पहले ये समझ लेते हैं, ये ग्राफ, जैसे ये ग्राफ है, क्लियर, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है. तो जैसे जैसे टाइम प्रोसीड हो रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, लाइक दिस. ओके, क्लियर. और मान लो आपने T1 और T2, ये रहा डेल्टा T आपका, कि कितना टाइम लगा, उस पर कंसंट्रेशन चेंज कितना आएगा, ये डेल्टा R. ठीक है, तो डेल्टा R ये वाला जो आया डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, क्लियर. सिमिलरली अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, वो कैसे आएगा, शुरू में तो प्रोडक्ट जीरो होता है जब टाइम जीरो होता है, तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़नी शुरू हो जाती है, लाइक दिस. ओके, ये होता है ना आपके पास ये ग्राफ ऐसा. क्लियर, यही ऐसा आएगा. तो इसके यहाँ से भी निकाल सकते हो. ठीक है, मान लो T1 ये रहा, T2 ये रहा, उसके लिए T1 के लिए कंसंट्रेशन क्या है प्रोडक्ट की, ये C1, और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ये C2. सो ये जो चेंज आए, दिस इज दी डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T. ओके, क्लियर. तो ऐसे निकलता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. क्लियर. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आगे एक एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे. ओके, कि कैसे निकलेगा. ठीक, वो एक फिक्स टाइम इंटरवल पे कि 25th सेकेंड पे क्या आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन थी वो बताना होता है. ओके, उसको एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं.
जैसे आगे आपके पास ये आ गया नेक्स्ट, यूनिट्स क्या होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, क्या हुआ, हमने क्या करते हैं जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ऐसे निकालते हैं। क्लियर, यही होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लेके ऐसे निकालते हैं। कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर, और टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, मोल पर लीटर पर सेकेंड। बट अगर गैसेस रिएक्शन हो, जैसे ये वाली रिएक्शन है N2 + 3H2, इसमें गैसेस इन्वॉल्व हैं, गैसेस से प्रोडक्ट बनता है, तो गैसेस के केस में तो कंसंट मोल पर लीटर नहीं ना लेते, गैसेस को तो आप प्रेशर की टर्म में एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, तब आपने क्या करना है, तब हम ये देखते हैं कि जैसे नाइट्रोजन का इनिशियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, और आफ्टर सम टाइम जब कुछ रिएक्शन नाइट्रोजन रिएक्ट कर गई तो उसका प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर रह गया, तो कितना प्रेशर चेंज हुआ, 0.5 माइनस 1, माइनस 0.5 एटमॉस्फेयर चेंज हुआ ना। ठीक है, तब क्या करते हैं, तो गैसेस के केस में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस किस में मेजर होता है, एटमॉस्फेयर में, और टाइम टेकन सेकंड में। क्लियर, तो इस इट मीन्स जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसके लिए यूनिट क्या होता है, गैसेस के लिए उसके लिए यूनिट होते हैं एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ओके, क्लियर, और जो भी बार पर सेकेंड जो भी आप यूनिट ले रहे हो। ठीक है, so these are the units of rate of reaction. ओके, क्लियर। अब एग्जांपल आ गया जिससे हम क्लैरिफाई करेंगे कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफर करते हैं। जैसे फॉर दी, ये 4.1 एग्जांपल है एनसीईआरटी का, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एट डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है आपने, और ये रिएक्शन है आपके पास। ठीक है, और जो ब्यूटाइल क्लोराइड की डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे कंसंट्रेशन है वो दी हुई है, जैसे 0 सेकेंड पे उसकी जो कंसंट्रेशन थी, जो ब्यूटाइल क्लोराइड है वो रिएक्टेंट है, तो देखो इसकी 0 सेकेंड पे क्या थी, 0.1 कंसंट्रेशन, 50 सेकेंड बाद कितनी हो गई, ये हो गई, डिक्रीज हो रही है ना, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट होकर कम होना शुरू हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन ये डिक्रीज हो गई। 150 सेकेंड के बाद ये है, लाइक दिस, 300 सेकेंड के बाद ये आ गई, 400 सेकेंड के बाद ये आ गई, 700 सेकेंड के बाद ये रह गई, 800 सेकेंड के बाद ये रह गई। ठीक है, ये आपके पास डाटा अवेलेबल है। ठीक है, वी कैन डिटर्मिन द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ओवर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, दस डिटर्मिन दी, सॉरी, उन्होंने निकालना क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन एट द डिफरेंस, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, क्लियर। तो पहले इस डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिख लें हम, ये रहा कंसंट्रेशन। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ, ये रही आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड, ओके, एट 0 सेकेंड, और ये रही आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एट 50 सेकेंड। ठीक है, तो 0 से 50 सेकेंड्स में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है, दिस टू दिस। ओके, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा वो कैलकुलेट कर लोगे, कैसे निकलेगा, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, वो आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, -0.905, सॉरी, पॉइंट नाइन, वेट, फाइनल ये रही आपके पास 0.0905 माइनस इनिशियल कितनी है, 0.100। ठीक है, क्लियर, दिस इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, बाहर नेगेटिव निकालना है क्योंकि ये नेगेटिव आएगी ओवरऑल। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना, 0 से 50 सेकेंड लगा ना। ठीक है, 0 सेकेंड पे ये कंसंट्रेशन थी, 50 पे ये कंसंट्रेशन थी, तो दिस माइनस दिस डिवाइड बाय 50। ओके, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये। तो इट मीन्स फर्स्ट 50 सेकेंड के लिए जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है। अब नेक्स्ट 50 सेकेंड देखते हैं, 50th सेकेंड पे उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, ये, और 100 सेकेंड पे उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, ये गिवन है, मैंने नहीं अपनी तरफ से ली। ठीक है, तो नेक्स्ट 50 to 100 सेकेंड जब वो गया, मतलब नेट चेंज का टाइम का चेंज कितना है, 50 सेकेंड, नेक्स्ट 50 सेकेंड के लिए उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, फाइनल कंसंट्रेशन ये है, इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, और टाइम टेकन कितना है, 100 माइनस 50। ठीक है, माइनस पॉइंट, तो इसमें क्या आएगा, -0.0820 माइनस 0.0905 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है, 50 सेकेंड। ओके, क्लियर, इसको कैलकुलेट किया तो ये है। ठीक है, ऐसे ही आपने नेक्स्ट 50 सेकेंड के लिए देख लेना है, नेक्स्ट 50 सेकेंड के लिए देखना है, नेक्स्ट 50 सेकेंड, नेक्स्ट, फिर इन्होंने ये 100 सेकेंड के लिए देख लिया, ये भी 100 सेकेंड, नेक्स्ट 100 सेकेंड के लिए देख लिया, ये नेक्स्ट 100 सेकेंड के लिए देख लिया। ओके, क्लियर।
तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ रही है वो कम नहीं होती जा रही विद टाइम, ठीक है। सो इट कैन सीन फ्रॉम द टेबल दैट एवरेज रेट फॉल्स फ्रॉम 1.90 into 10 raised to power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड टू 0.4 into 10 raised to power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्लियर? ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आपको कोई पूछे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है विद टाइम फॉल करता जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू, ठीक है। सो हाउएवर एवरेज रेट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसलिए आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू फिक्स थोड़ी ना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का यूज़ करके आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या रेट की वैल्यू है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, as it would be constant for the time interval for which it is calculated. Okay, so to express the rate at a particular moment of time we determine the instantaneous rate. एक पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आपने निकालना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। जैसे मान लो आपने 600 सेकंड पे निकालना है, तो वो कैसे निकलता है 600 सेकंड पे, ठीक है। हम वहाँ उस पॉइंट पे स्लोप लेते हैं, टेंजेंट बनाते हैं। जैसे 600 सेकंड पे आप टेंजेंट बनाया आपने और उस टेंजेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जैसे ये टेंजेंट बन गया तो टेंजेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ये जो टेंजेंट बना ये ऐसे बना लिया, ये थीटा, ठीक है। टेन थीटा कैलकुलेट करना है ना आपने, टेन थीटा स्लोप कैलकुलेट करनी है ना 600 सेकंड पे। क्लियर? तो आप वो कैसे आ गया, अब आपने ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया, ठीक। तो टाइम कितना आ गया आपके पास, ये वाला और ये वाला, ठीक है। निकलेगी इस इंस्टेंट पे स्लोप कैसे निकलेगी, ये रहा आपके पास बेस, बेस की लेंथ ये रही आपके पास परपेंडिकुलर की हाइट। ओके, यही कैलकुलेट कर लो, यहाँ से पॉइंट उठा लो। ओके, यहाँ पे ये होगा 0.03 समथिंग और यहाँ पे होगा ये 0.01 समथिंग। ओके, क्लियर? और यहाँ पे टाइम टेकन कितना है 800 400, डिफरेंस कितना है 400 सेकेंड। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप निकल गई, कैसे निकलेगी, आर इंस्टेंट एट 600 सेकेंड इज इक्वल टू, ये रहा इनिशियल, ये रहा फाइनल, सॉरी ये रहा सॉरी ओके, दिस इज़ फाइनल, दिस इज़ इनिशियल, क्योंकि ये डिक्रीज़ कर रहा है ना टाइम के साथ। ओके, क्लियर? सो ये डिक्रीज़ कर रहा है क्योंकि ये रिएक्टेंट की है, प्रोडक्ट होता तो उसके लिए ऐसे होती। क्लियर? तो उसके लिए अगर ऐसे होती तो आप उसके लिए भी वहीं पे स्लोप निकालते उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जिस पे आपने कैलकुलेट करनी है। ओके, तो आपके पास क्या आ गया, ये हो गया फाइनल, ये इनिशियल, फाइनल ये रहा फाइनल और ये रहा इनिशियल, क्योंकि स्लोप ऐसे आ रही है, डिक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ। और टाइम टेकन कितना है 800 माइनस 400 सेकेंड लग गया। क्लियर? तो आपके पास आर इंस्टेंट कितना आ गया दिस। तो इट मीन्स 600 सेकेंड पे उसकी स्पीड कितनी थी दिस। क्लियर? तो ऐसे निकलता है इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड बाय फाइंडिंग स्लोप एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको स्लोप निकालनी है, ठीक है। ग्राफ बना के आपको स्लोप निकालनी है उस पर्टिकुलर टाइम पे। वो जो स्लोप की वैल्यू आएगी दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे निकलता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन पता लगाते हैं फॉर अ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और क्या पता लगा कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो विद टाइम डिक्रीज करता रहता है, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। तो उसको निकालने का तरीका एकमात्र क्या है कि स्लो आप ग्राफ बनाओ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, चाहे वो रिएक्टेंट का बना लो चाहे वो प्रोडक्ट का बना लो, ठीक है। और जिस टाइम इंटरवल पे आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है उस टाइम इंटरवल पे, ठीक है, उस ग्राफ की स्लोप निकाल लो। क्लियर? उस ग्राफ के ऊपर उस पॉइंट का के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके उस टेंजेंट की वैल्यू निकाल लो, दैट विल बी योर आंसर। ओके, क्लियर? दैट विल बी योर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और यूनिट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के भी मोल पर लीटर पर सेकेंड ही होते हैं। ओके, क्लियर? और अगर यहाँ पे मान लो प्रोडक्ट दिया होता है, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम दिया होता है,
और आपने रेट ऑफ आर इंस्टेंट निकालना हो, तो प्रोडक्ट के लिए आपके पास ग्राफ ऐसा होता कुछ, ठीक है। तो मान लो 600 सेकंड पे प्रोडक्ट की ये बना पॉइंट इस स्लोप के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर, तो इसके ऊपर टेंजेंट देखो और इस टेंजेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। क्लियर? तो भी आपके पास प्रोडक्ट से भी निकल आएगा। प्रोडक्ट में बस जो है ग्राफ ऊपर को जा रहा होता है, रिएक्टेंट के केस में ये वाला ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ नीचे को आ रहा होता है, बस इतना फ़र्क है। ओके, क्लियर? और जैसे हमने एक और चीज़, अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, जैसे अगर ये रिएक्शन है, ठीक है, मर्करी प्लस क्लोरीन Cl2 इज गोइंग टू गिव HgCl2, इसमें सभी का कोफिशिएंट 1 1 1 है, where the stoichiometric coefficient of reactant and products are same, then the rate of reaction is given by same or you can say 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे आप कर सकते हो? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ मर्करी कितना है? डेल्टा Hg बाय डेल्टा टी। ओके, बट रेट ऑफ रिएक्शन तो नेगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये नेगेटिव में आएगी इसकी वैल्यू। ओके, तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया। तो अगर आपके पास मर्करी का रेट ऑफ डिसअपेरेंस आपको पता है, तो वहाँ से आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? उसको नेगेटिव कर दो रेट ऑफ डिसअपेरेंस को, ठीक है। अगर आपके पास रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ क्लोरीन है, वो क्या होता है? डेल्टा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर? उसका नेगेटिव कर दो, दैट विल बी दी रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ क्लोरीन, वैल्यू वही आनी है। क्लियर? और अगर आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पता है, तो दिस इज डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ mercurius chloride divided by delta T, not mercurius, it is mercuric chloride। okay, डेल्टा टी। बट अगर कोफिशिएंट 1 ना हो तब, जैसे यहाँ पे 2HI इज गोइंग टू गिव H2 प्लस I2, ओके, तब क्या होगा? जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसके साथ डिवाइड होती है, बस इतना जान लो। अगर रिएक्टेंट है तो वो नेगेटिव तो होना ही है, ठीक है, नेगेटिव तो उसके साथ आना ही है, डिवाइडेड बाय, आपने डिवाइड किसके साथ करवा देनी है? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। अगर प्रोडक्ट है तो भी यहाँ पे हालांकि कोफिशिएंट 1 1 ही है। ओके, अगर इसकी जनरल रिएक्शन लिखनी हो हमने, जस्ट लेट अस से देयर इज अ रिएक्शन ABXY इज द प्रोडक्ट, AB इज द रिएक्टेंट एंड दीज आर द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ A लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड DA बाई dt, ठीक है। DA बाई dt जो है वो क्या है? ये डिफरेंशियल ऑफ A है विद रिस्पेक्ट टू T। क्लियर? या ऐसे बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये। ओके, दैट्स इट। ओके, माइनस 1 बाई A, ठीक, नेगेटिव क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट था। अगर B की टर्म में एक्सप्रेस करनी है तो ये, अगर X की टर्म में एक्सप्रेस करनी है तो ये, अगर Y की टर्म में एक्सप्रेस करनी है तो ये, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ A क्या है? दिस। रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ B क्या है? दिस। रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ X क्या है? दिस। और रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ Y क्या है? दिस। ठीक है, मतलब रेट ऑफ डिसअपेरेंस और अपेरेंस को डिवाइड होती है विद दिस स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, डिपेंडिंग अपॉन आप रिएक्टेंट की टर्म में निकाल रहे हो कि प्रोडक्ट की टर्म में। तो इट मीन्स ये सारे आपस में भी इक्वली होंगे, क्योंकि ये भी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दे रहा है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन की ही वैल्यू दे रहा है, रेट तो सेम ही चल रहा होगा, रिएक्शन तो एक ही है। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दे रहा है और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दे रहा है। ओके, so this is the way to express the rate of reaction in term of different products and reactants। okay, clear? Now we will do one numerical, okay, NCERT example। okay, so question is the decomposition of N2O5 in CCl4, CCl4 is the solvent, at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in solution। initially the concentration of N2O5 is this, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है N2O5 की, ऐसे कंसंट्रेशन को बड़ी ब्रैकेट में एक्सप्रेस करते हैं ना, ऐसे लाइक दिस, तो कितनी आ गई? 2.33 मोल पर लीटर, ठीक है। एंड आफ्टर 184 मिनट इट इज रिड्यूस टू दिस, ठीक है। फाइनल कितनी हो गई? इसको O लिख लेते हैं, इसको F लिख लेते हैं। फाइनल होगी 2.08 मोल पर लीटर। ओके, कितने टाइम में? टाइम कितना लगा ऐसे होने में? 184 मिनट्स। ओके, क्लियर? एंड द रिएक्शन टुक प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, और ये इक्वेशन है जिससे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। ओके, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 निकालना है और साथ में आपने रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालना है, ठीक है।
जिसमें टाइम आर में लिया हो, मिनट में लिया हो। टाइम आर में लेने का मतलब क्या है कि यूनिट का आंसर जो है वो मोल पर लीटर पर आर में लेना आना है। अगर टाइम जो है वो मिनट में लोगे तो आंसर मोल पर लीटर पर मिनट में आना है। जैसे जो दिया है मिनट में दिया है, मिनट में करके देखते हैं। तो चेंज इन कंसनट्रेशन कितना है, चेंज इन कंसनट्रेशन डेल्टा N2O5 ये कितना है, फाइनल कंसनट्रेशन ये है, इनिशियल कंसनट्रेशन ये है, तो क्या बनी 2.08 माइनस 2.33, दिस कम्स आउट टू बी कितना बन गया ये -0.25 मोल पर लीटर। दिस इज द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ N2O5। टाइम कितना लगा ये चेंज आने में 184 मिनट। अगर आपने मिनट वाला निकालना है, पहले मैं ये निकाल रहा हूँ मोल पर लीटर पर मिनट में आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, इसके लिए कॉफिशिएंट कितना है N2O5 के लिए 2 है ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा 1/2, और ये रिएक्टेंट तो नेगेटिव, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है डेल्टा टी, ठीक है, क्लियर। और वैल्यू पुट कर दो 1/2, ये इसकी वैल्यू कितनी है -0.25 डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना है 184 मिनट, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, क्लियर। तो 0.25 डिवाइड बाय 2 इंटू 184, और आंसर जो है वो मोल पर लीटर पर मिनट में आया आपका, ओके। तो ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, क्लियर। और आपने रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 भी निकालना है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 कैसे निकलेगा, क्लियर। जैसे इसके लिए अगर आपने रिएक्शन क्या थी आपके पास, अभी देख लें, 2N2O5 इज गोइंग टू गिव 4NO2 प्लस O2, ओके। तो इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में निकालना हो, तो उसके लिए क्या क्या एक्सप्रेशन बनना था 1/2 बाय डी टी इक्वल टू 1/4, अगर इसकी टर्म में निकालना होता तो 1/4 DNO2 बाई डी टी एंड 1/1 DO2 बाई डी टी, ओके, डिपेंडिंग अपॉन आप किसकी टर्म में आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो। बट रेट ऑफ रिएक्शन तो आपने निकाल लिया बाय यूजिंग दिस, क्योंकि ये आपको पता था, ये आपको इनडायरेक्टली दिया हुआ था, क्योंकि आपको चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 दी हुई है और टाइम टेकन कितना लगा वो दिया हुआ था, और उसको आपने हाफ से डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई करवा के सॉरी माइनस हाफ से वहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, ओके, क्लियर। और अब आपने निकालना क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 वो कैसे निकलेगा, वो है क्या मतलब DNO2 बाई डी टी, कि कितनी स्पीड से NO2 बन रहा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन निकल आया है, ये आपको निकालना है, तो क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा इन NO2, इन टर्म ऑफ NO2 DNO2 बाई डी टी, ओके, 1/4, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड होती है ना रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, ठीक है। और आपने सिर्फ ये इसकी वैल्यू निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी निकाली है आपने, ये वाली वैल्यू है ना, इसको कैलकुलेट आप खुद करोगे, ठीक है। मान लेते हैं इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आना था x, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर x है, इक्वल टू 1/4 DNO2 बाई डी टी। तो यहाँ से DNO2 बाई डी टी का आंसर क्या आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 4 इंटू एक्स, ओके। एक्स की जो भी वैल्यू पुट करके उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, ओके, क्लियर। और ऐसे ही अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 निकालना तो वो भी निकल जाता है, फिर आप रेट ऑफ रिएक्शन जो कि निकाल चुके हो उसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट इनको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको और इसके कंपेयर कर देते हैं आपस में, क्योंकि ये आपको गिवन था, ये आपको निकालना है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है आप कैसा करना चाहते हो, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस न्यूमेरिकल, गॉट इट। रेट ऑफ रिएक्शन भी निकल गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इन टर्म ऑफ आवर्स वाला नहीं निकाला, तब आप क्या करोगे, तब आप टाइम को जो है वो मिनट में ना पुट करके आप आवर्स में कन्वर्ट कर लोगे। 184 मिनट में कितने आवर्स होंगे, डिवाइड कर दो 60, क्योंकि 60 मिनट में 1 आवर होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो टाइम आप आर में पुट करोगे तब आपके पास यहाँ पे जो यूनिट है ये वाला, ये मोल पर लीटर पर मिनट में ना आके मोल पर लीटर पर आवर में आएगा, बस ये एक डिफरेंस पूछा हुआ उन्होंने, ओके, क्लियर। और ऐसे सेकंड में भी निकालने को बोला है, और साथ में ये भी बोला है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 वो भी निकालना है ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस न्यूमेरिकल, ओके। ये NCERT न्यूमेरिकल मैंने देखो यहाँ पे ये था, इसको सॉल्व किया मैंने, इन्होंने भी ऐसे किया हुआ है,
क्लियर, ठीक, इन्होंने पर मिनट में निकाल लिया हुआ है ये वाला। उसके बाद आप यहाँ पे भी पर मिनट को डायरेक्ट पर आवर कन्वर्ट कर सकते हो, मिनट और आवर का कन्वर्जन लगा के, ठीक है, क्लियर, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, so in the next video we will discuss what are the factors that will influence the rate of reaction। ठीक है, एक बार सम अप कर दूं, थोड़ा इंट्रोड्यूस, नया चैप्टर है तो थोड़ा एक बार सम अप कर देता हूँ। ठीक है, बस यही है कि इसमें दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम निकालते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही है, रिलाय हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पे ही करते हैं। बट इंस्टेंट टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना हो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो वो कैसे निकलता है, ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप निकालने के बाद। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहे रिएक्टेंट का ले लो चाहे प्रोडक्ट का ले लो, ठीक है, किसी के मर्जी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में से किसी मर्जी के ग्राफ से निकाल लो आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, निकलेगा कैसे, स्लोप निकालने पे। ओके, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्लोप निकाल लो। ओके, दैट्स इट। बस फ़र्क ये है कि रिएक्टेंट्स के केस में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा होता है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करती है, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ रिएक्शन के लिए ऐसा होता है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज करती है। ओके, और यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर। और केमिकल काइनेटिक्स की ज़रूरत हमारे पास क्यों है, क्योंकि ये हमें रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करने में हेल्प करता है, और साथ में ये भी बताता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। ओके, क्लियर। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।